तो जय हिंद मेरे प्यारे बिहार बोर्ड के भाइयों और बहनों और मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, तो आज से आपका जो है हम लोग एक नया जो है एक तरह से बोले तो नया एक बोर्ड भी है हमारे चैनल पर, बिहार बोर्ड, जिसको कि हम लोग पहली बार जो है, और ये आपका पहला वीडियो है आपका साइंस का। ठीक है, यानी विज्ञान का जो है आपका सबसे पहला वीडियो हम लोग कर रहे हैं। बाकी इससे पहले आपका संस्कृत का तो सैंपल पेपर जो है आपका, यानी कि जो मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड का, वो तो डाला ही हुआ है। बट अब आपका विज्ञान का सबसे पहला वीडियो जो है हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए आपके सामने जो दिख रहा है थंबनेल, उससे आपको पता चल रहा होगा कि क्या हम लोग आज धमाल मचाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। तो इतिहास में पहली बार जो कि लिखा हुआ है वो एकदम सच बात है कि इतिहास में पहली बार 2011 से लेकर 2021 तक के जितने भी बिहार बोर्ड में सब्जेक्टिव के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारा हम लोग जो है वो इस चैनल पे करने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड, याद रखिएगा बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर से ही सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है, तो पक्का इस बार जो है जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप अपने जो भी आपके भाई, जो भी आपके बहन, जो भी आपके रिश्तेदार हैं जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, उनके पास शेयर कर दीजिए कि इस चैनल पे फिर से एक बार बिहार बोर्ड का धमाल मचाने के लिए ईडुफेस्ट तैयार हो चुका है। ठीक है, तो जाइए अपने दोस्तों भाइयों को फटाक से बुलाइए और हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिए कम से कम। तो इस वीडियो पे मुझे 100 लाइक्स चाहिए, और 100 लाइक्स अगर मुझे दिख गया तो मैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम से पहले तक मैं काफ़ी सारे कंटेंट, काफ़ी सारे मटेरियल मैं आपको दूंगा। बुक जो भी आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बुक है उसको भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 100 लाइक्स होना चाहिए और कम से कम 500 से ऊपर व्यूज़ होना चाहिए इस वीडियो पे, और सब्सक्राइबर भी आपको दिख रहा होगा कितना है, उसमें 100 सब्सक्राइबर मोर होना चाहिए, यानी ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको ये सारा सुविधा आपको जल्द से जल्द एग्ज़ाम से पहले तक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। पहले तो अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, कैसा सीरीज़ है, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड, याद रखिएगा हम लोग क्या कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग सोचे हैं, यानी हम सोचे हैं क्या कि आपको जो है थोड़ा सा मैं पेन के जो है वो साइज़ बढ़ा लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सारा चीज़ बताऊँगा। चलिए, हाँ ठीक है। तो देखिए मैं क्या सोचा हूँ कि आपको जो है सबसे पहले जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, BACB, काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया, BACB के पतला कर लिया जाए। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो BACB में क्या करेंगे हम सबसे पहले फ्रेंड कि जो भी आपका 2011 का क्वेश्चन है वो तो इस जो आपका वीडियो है इसमें हम लोग ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास यानी कि कल जो है 2012 का, उसके बाद जो परसों है उस 2013 का, ऐसे करके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। और हाँ फ्रेंड, मेरे रिसर्च के हिसाब से, यानी मैंने जो क्वेश्चन जहाँ जहाँ से लिया है वहाँ से मैं देख रहा हूँ 2011 से 2021 तक के जितना भी मैं क्वेश्चन देखा हूँ उसमें मुझे यही देखने को मिला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड में। तो आप लोग जो है वो जुड़े रहिए क्लास में, आपका सब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम लोग क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दोनों में हम लोग बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पे चलेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों चलेगा। और हाँ फ्रेंड, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप कि आपको ये सब चीज़ उतारने का ज़रूरत नहीं है, यानी कि मैं जो क्वेश्चन का आंसर कराऊंगा वो चीज़ आपको उतारने का ज़रूरत नहीं है। आपको हूबहू ये नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है वो दिया हुआ है इस वीडियो के, वहाँ से आप जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आपको
हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी जो भी मटेरियल मैं कराऊंगा वो सारा वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे भी जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं इंग्लिश में देख सकते हैं, जो हिंदी वाले हैं हिंदी में, दोनों एक साथ चलेगा, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो चले स्टार्ट करें। तो आज हम लोग क्या करते हैं, धमाल मचाते हैं। 2011 के जितना भी क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? फटाफट बोलिए बिहार बोर्ड के स्टूडेंट। अरे आप लोग कैसे शांत रह सकते हैं, आप तो धमाल मचाने वाले हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ धमाल मचाते हैं। बताइए क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए ना 2011 के क्वेश्चंस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके प्यारे ईडीफेस चैनल पे। और हाँ, ये सारे सीबीएसई के हैं। अगर गलती से कोई सीबीएसई का स्टूडेंट देख रहा है तो कोई बात नहीं, आपका गलती नहीं है बल्कि आपका सही है, क्योंकि बिहार बोर्ड सीबीएसई ये तो बोर्ड चेंज है बट सिलेबस एक है, टॉपिक एक है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन आंसर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी आपका बिहार जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनका सारा टॉपिक चल रहा है टॉपिक वाइज, तो आप जुड़े रहें। सीबीएसई का भी इस चैनल पे चलता है क्लास, ठीक है। चलिए बाकी हमने सीबीएसई का कार्बन एंड कंपाउंड का जो है वो करा रखा है चैप्टर, जाके देखिएगा जो भी सीबीएसई के हैं। सीबीएसई का सैम्पल पेपर जो है वो आपका यहाँ पर दिख रहा है, और सीबीएसई का चैप्टर चल रहा है संस्कृत का। और हाँ, बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट आप याद रखिएगा, हिंदी संस्कृत सब सब्जेक्ट का आपको मिलेगा यहाँ पर। ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपको कहीं भटकना नहीं है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। अब आ चुका है एडुफेस चैनल आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर, तो आपको कहीं नहीं भटकना है, बस आप जुड़े रहिए क्लास में और शेयर करते रहिए। सबसे पहले हम लोग 2011 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, यानी 2011 में आपके बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले बताइए, हाँ जी कैसे हैं आप? सबसे पहले आप लोग अपना हालचाल बताइए, कैसे हैं आप? फटाफट फटाफट। चलिए तो स्टार्ट कर दें, लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है वो दिख रहा होगा, क्या है भाइयों बता दो? यस, क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? अब जो है हिंदी वाले बच्चे तो समझ गए भाई, प्रतिस्थापन प्रक्रिया क्या है। ये क्वेश्चन उनको समझ में आ गया, उदाहरण के साथ उनको समझाना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 के आपके किसमें, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। यानी इंग्लिश में पूछ रहा है कि व्हाट इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करके बताइए। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा हुआ था। अब बताइए क्वेश्चन हार्ड है? जी नहीं। तो सब्जेक्टिव से आप घबराते क्यों हैं? हमें ये नहीं समझ में आता है, सब्जेक्टिव से आप लोग घबरा क्यों जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो आपसे पूछा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, और उसका थोड़ा सा एक एग्जांपल हमें समझा दीजिए। कोई बात नहीं, हम लोग समझाएंगे भाई बंधु, हम लोग समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी में देख लेते हैं कि हम लोग हिंदी में कैसे समझाएंगे अपने जो बोर्ड के टीचर्स हैं उनको। हिंदी में समझाने के लिए क्या है कि प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है, यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह यौगिक के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण करते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हमें भी नहीं आया। चलिए बताता हूँ क्या है। यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच द एटम्स और ए ग्रुप ऑफ द रिएक्टेंट्स रिप्लेस एट द एटम्स और ए ग्रुप ऑफ द कंपाउंड एंड टेक देयर प्लेसेस इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हमें तो इसमें ये जो वर्ड लिखा है रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट का मतलब क्या है सबसे पहले तो हमें भाई साहब ये समझना होगा, ये रिएक्टेंट होता कहाँ है। तो आपको मैं बता दूं कि रिएक्शन में दो चीज़ होता है, पहला होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। यानी मैं यहाँ पे बताता हूँ लिख कर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इस साइड जो है यहाँ पे साइड में इसको करता हूँ, अब यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ठीक है। रिएक्शन में क्या होता है फ्रेंड, क्या होता है, क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ, रिएक्शन। एक सेकेंड, इसका भी जो है वो पेन का जो है थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब रिएक्शन बहुत पतला चल रहा है,
देखते हैं अब कैसा चलेगा। सो रिएक्शन में क्या होता है, हाँ ठीक है, रिएक्शन, रिएक्शन में फ्रेंड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो टाइप्स का, दो तरह का कोई चीज़ होता है। तो रिएक्टेंट आप देखे होंगे कि रिएक्शन में एक एरो इस तरह का दिया हुआ रहता है और इस तरफ कुछ केमिकल्स का नेम लिखा हुआ रहता है और इस तरफ कुछ केमिकल्स का नेम लिखा हुआ रहता है। सो जो इस तरफ वाला होता है इसको तो हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फटाक से बोलिए, बोलते भी रहिए अपने मन में। सो इस तरफ वाले को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और जो इस तरफ वाले जो भी केमिकल्स बन के आते हैं, जो न्यू प्रोडक्ट्स बन के आते हैं, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उम्मीद है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है, लेफ्ट साइड जो आपको दिख रहा है उसको तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। लेफ्ट वाले साइड को हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे और जो आपको राइट साइड दिख रहा है, राइट वाले साइड जो दिख रहा है वो आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। सो यही यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बोल रहा है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच द एटम्स और ग्रुप, यानी कि जो लेफ्ट साइड में यानी रिएक्टेंट के साइड में जो भी अभिकारक के परमाणु यानी एटम्स जो दिए हुए हैं या फिर एक ग्रुप यानी समूह यौगिक जो भी है आपका परमाणु, वो जो है वो आपका रिप्लेस हो जाता है या फिर हम बोले वो अपना रिप्लेस करता है, अपना पोजीशन को चेंज कर लेता है प्रोडक्ट के साइड आकर और एक कंपाउंड यानी कि एक आपका वो क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है, एक आपका समूह बना लेता है। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। नहीं आया को एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं कि क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है ये देखिए, यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है आपको ये एक यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन में देखिए क्या है कि इस साइड देखिए, ये देखिए दो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं चीज़, एक है आपका मीथेन जिसको CH4 बोलते हैं और दूसरा है क्लोरीन Cl2 है। ये दो चीज़ आपको रिएक्टेंट के साइड दिया हुआ है, इस तरफ वाले को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब क्या हो रहा है, रिएक्टेंट के साइड जब ये दिया हुआ है तो जब इसका यहाँ पे सूर्य प्रकाश यानी सन का रोशनी जैसे ही आ रहा है इस पर, तो इसका रिएक्शन हो जा रहा है और ये CH4 जो है वो CH3Cl में कन्वर्ट हो जा रहा है और एक आपका HCl भी आपको मिल जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आपको मिल जा रहा है और एक क्लोरोमीथेन आपको मिल रहा है। ठीक है, CH3Cl। इसका नाम कैसे रखा जाता है ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है इस तरह का नाम, तो सारा चीज़ हम बताएंगे कैसे निकाला जाता है। आप लोग बस क्लास में जुड़े रहिएगा। ठीक है, सो CH4 प्लस Cl2 आपको रिएक्टेंट के साइड आपको दिए हुए थे कुछ केमिकल्स और आपका जैसे सूर्य प्रकाश यानी रिएक्शन जैसी है, सन का लाइट जैसे ही हुआ तो रिएक्शन हुआ और रिएक्शन में आपका क्या हुआ कि जो यहाँ Cl2 है वो अपना पोजीशन चेंज किया और कार्बन की तरफ चला गया, यानी अपना रिप्लेस किया, चेंज। ठीक है, अपना पोजीशन को रिप्लेस किया यानी चेंज किया। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वो भी अपना पोजीशन चेंज किया और क्या हुआ, कार्बन से अलग हो गया, C से अलग हो गया। ठीक है, यानी यहाँ रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो बस इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको कहते हैं। सब्स्टिट्यूट कर जाना यानी कि किसी ना किसी के साथ एक दूसरे से मिल जाना, उसी को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद है एक क्वेश्चन मैंने काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश किया तो आपको समझ में आया होगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो किसको कहते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कैसे लिखना है, हूबहू ऐसे ही आपको लिखना है। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो आप यहाँ से ये इतना लिखेंगे और ये एक एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप अपने आंसर शीट में चिपका डालेंगे। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप इस इंग्लिश को लिखेंगे और इस एग्जाम्पल को वहाँ पे चिपका देंगे, सूर्य प्रकाश के जगह पे सनलाइट लिख देंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के सहित। तो एक उदाहरण हमने दिया और उसका डिटेल में मैंने आपको समझाया। इसमें हम लोग समझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस तरफ होता है, कैसे
होता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया। तो कैसा लगा आपको सबसे पहला क्वेश्चन? आपके बिहार बोर्ड का 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताएंगे। अभी के अभी अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कहता है। ये भी आपका 2011 में जो है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या है? ऊर्जा स्रोतों के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए और अंतर लिखिए। यानी इंग्लिश में बोले तो कंपेयर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉसिल फ्यूल्स, जिसको कि हम लोग जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, एंड द सन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि सूर्य की तुलना कीजिए। यानी जीवाश्म ईंधन और सूर्य का तुलना करना है आपको ऊर्जा स्रोतों से, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी से। तो इसको कैसे आप कीजिएगा, फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दीजिएगा? अगर आपको आता है तो अभी यहाँ पे वीडियो को रोकेंगे, इस क्लास को रोकेंगे और अपने से पहले एक बार लिख के देखेंगे, एंड देन उसके बाद जब मैं इसका आंसर कराऊंगा तो आप एक बार उसको मिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन फॉसिल फ्यूल्स एंड द सन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला। तो देखते हैं क्या है उत्तर इसका। जीवाश्म ईंधन और सूर्य ऊर्जा के अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन फॉसिल फ्यूल्स एंड सोलर एनर्जी या फिर सन एनर्जी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं हिंदी में इसका बात करूँ तो हिंदी में जीवाश्म ईंधन के बारे में आप कैसे समझाएंगे वो आप देखिए। जीवाश्म ईंधन का क्या होता है? यह ऊर्जा एक अनविकरणीय स्रोत है। यानी कि ये एक ऊर्जा आपका कैसा स्रोत है बताइए फटाक सी? ये एक ऊर्जा अनविकरणीय स्रोत है। अनविकरणीय स्रोत का मतलब है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इसका रिन्यूएबल यानी कि दोबारा से रिन्यूएट यानी कि रीजनरेट हम इसको नहीं करते हैं। ये एक ऐसा एनर्जी है, ये एक ऐसा आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इनके भंडार सीमित है। यानी कि ये जो है वो एक लिमिटेड सोर्स में ईंधन ये हम लोग को मिला हुआ है। यानी लिमिटेड सोर्स ऑफ में जो है ये हमको ईंधन मिला हुआ है, जैसे कोयल है, पेट्रोल है, किरोसिन है, ये हमें एक लिमिटेड सोर्स में मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन वहीं पर सूर्य प्रकाश है वो क्या लिमिटेड है क्या? हमको पता है कि आज हमको इतना ही सूर्य प्रकाश मिलेगा? जी नहीं, वो लिमिटेड नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है। वो आपका नॉट फिक्स्ड है। बट वहीं पर जीवाश्म ईंधन में देखें किरोसिन है, पेट्रोल है, ये सब फिक्स्ड है, ठीक है। कि यहाँ इस देश में इतना किरोसिन निकलता है, यहाँ पे इतना किरोसिन इतना पेट्रोल जो है वो निकलता है, ये सब चीज़ फिक्स्ड है। बट वहीं पर सूर्य ऊर्जा को देखें तो वो फिक्स नहीं है कि किस देश में कितना सूर्य ऊर्जा जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे डिफरेंस बताना था। तो आपका जीवाश्म ईंधन का दो डिफरेंस हो गया। क्या चीज? पहला तो यह ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत नहीं है, यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसको कहते हैं? जिसका कि दोबारा से जनरेट ना किया जा सके। एक बार ख़त्म हो गया किरोसिन, जो आप एक बार लैंप में यूज़ कर दिए, लैंप में वो किरोसिन ख़त्म हो गया, अब उसको दोबारा से फिर से जो ख़त्म हो गया है उसको दोबारा से किरोसिन नहीं बना सकते हैं। तो ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। बट वहीं पर अगर मैं सूर्य ऊर्जा की बात करूं तो वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन का रोशनी एक बार आया, हमने उसको यूज़ किया, फिर उसके बाद वो सन का रोशनी क्या हो जाता है, दोबारा रात को ख़त्म होता है, फिर सुबह में वही सन का रोशनी आ जाता है। तो वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। दूसरा है इनका भंडार सीमित है। तो जीवाश्म का भंडार क्या है? सीमित है, यानी लिमिटेड है। बट वहीं पर सन का जो रोशनी है वो आपका सीमित नहीं है, ठीक है। चलिए देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? यह एक सेकेंड, यह एक प्रदूषण युक्त ईंधन है, यानी कि पोल्यूटेड फ्यूल है। जैसे कि आप देखते हैं ना, क्या होता है गाड़ी में हम लोग पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, इससे क्या होता है कि हम लोग पोल्यूटेड, जो हमारा जो वातावरण है उसमें पोल्यूशन फैलता है ना। तभी तो दिल्ली में कहा जाता है कि गाड़ी जो है ऑड इवन में जो है रूल बना था एक समय, ठीक है। तो क्या है, तो जो आपका जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स है, वो आपका
पोल्यूटेड फ्यूल्स होता है। बट वहीं पर अगर हम सूर्य का ऊर्जा का बात करें तो वो आपका जो पोल्यूटेड फ्यूल नहीं होता है, नॉन पोल्यूटेड फ्यूल होता है। इसीलिए हम लोग सोलर जो एनर्जी है उसको ज़्यादा अब हम लोग आजकल जो है वो धीरे धीरे यूज़ में आ रहा है। जो सोलर प्लेनेट लग रहे हैं, सोलर जो प्लांट है वो सारा एक जगह पे जो है आप देखते होंगे लगता होगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ का हम लोग ज़्यादातर अब यूज़ हम लोग कर रहे हैं। तो ये आपका डिफरेंस था, आपका किसका डिफरेंस बिटवीन फॉसिल फ्यूल्स और सोलर एनर्जी के बीच में, यानी कि सूर्य ऊर्जा के बीच में, ठीक है। तो कैसा लगा आपको, ये आप लिख सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया तो 2011 में आया था तो इसका आंसर ये आप बता सकते हैं। चलिए, बाकी इंग्लिश में आपका सोलर जो सन एनर्जी है या फिर सोलर एनर्जी है उसको आप क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा, ये एक अनलिमिटेड इसमें जो है सोर्स है इसका। और दूसरा है कि ये पोल्यूटेड फ्री फ्यूल है, यानी इसमें पोल्यूशन बढ़ने का कोई खतरा नहीं होता है। तो इस तरह से आपका 2 क्वेश्चन ख़त्म हुआ। फटाक से बताइए कैसा लगा आपको, मज़ा आया कि नहीं आया, आप हमें अभी अभी कमेंट करके बताएंगे। ये आपका 2 क्वेश्चन काफ़ी धांसू तरीके से हम लोगों ने ख़त्म किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है इस बार बिहार बोर्ड ने 2011 में। देखिए क्या है क्वेश्चन, है क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग क्या है, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंट रूट्स ऑफ द ऑब्टेनिंग एनर्जी। यानी कि जो डिफरेंट रूट्स है, अलग अलग तरीके का जगह, अलग अलग तरीका हमें बताइए क्या करने का, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण करने का ग्लूकोज का इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, यानी अलग अलग जीवों में, कि अलग अलग जीव जो है वो ग्लूकोज को कैसे ऑक्सीडेशन करते हैं, कैसे ऑक्सीकरण करते हैं अपने अंदर, उसके बारे में हमें बताइए। ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं बिहार बोर्ड में, 3 नंबर क्वेश्चन। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसको आप कैसे अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे, अगर आया आपके एग्ज़ाम में इस बार तो। सो उत्तर देखिए, उत्तर क्या है इसका, यानी आंसर क्या है। अब हम लोग आंसर की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो उत्तर है कि जो श्वासन एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है, जो आपका सांस है यानी रेस्पिरेशन है, वो एक कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस है, समझे। श्वास में एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है, यानी जो हम लोग सांस लेते हैं उसको ही रेस्पिरेशन बोलते हैं, सांस लेने को। सो जो सांस लेने का जो प्रक्रिया है वो एक कॉम्प्लेक्स जो है आपका क्या है कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। द नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। इसमें ये चीज़ आप ऐसे ही लिखेंगे अपने एग्जाम में। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान और प्रदान होता है, यानी हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन को और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी यही आपका रेस्पिरेशन हुआ, यही आपका क्या हुआ ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। सो सांस लेने का आदान और प्रदान करना, यानी सांस में हम लोग तो ऑक्सीजन को लिए हैं, देन जब हम लोग छोड़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है वो छोड़ते हैं जब सांस छोड़ते हैं तो, ठीक है। तो यही चीज़ आप वहाँ पे बताएंगे। तथा ऊर्जा मुक्त करने के लिए जो खाद का ऑक्सीकरण होता है और एनर्जी को बढ़ाने के लिए, फसलों में जो एनर्जी को हम लोग बढ़ाते हैं उसमें क्या करते हैं, किसान लोग क्या कर देते हैं, खाद छींट देते हैं, ठीक है। तो खाद छींटते हैं तो उस पौधे में क्या होता है, एनर्जी का जो ऑक्सीकरण है, सांस लेना जो है, एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है कि वो सांस काफ़ी अच्छे तरीके से ले रहा है, फ्रीली ले रहा है, तो पौधा और बढ़िया से जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, यही खाद का काम होता है। तो ये आप वहाँ पे बताएंगे। अगर आप एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाए, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अगर आपके आ गया किसमें ऑब्जेक्टिव में तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं, C6H12O6 जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है। जब ग्लूकोज को और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ आपका क्या है ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों जब एक साथ जाता है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो, और वाटर बन जाता है हमारे बॉडी के अंदर और कुछ ऊर्जा भी हमें मिल जाता है। तो ये चीज़ जब होता है, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके रिएक्शन बनता है तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर मिल जाते हैं 6 मॉलिक्यूल्स में, और ऊर्जा यानी एनर्जी हमें मिलता है। अब मैं यहाँ से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आप लोगों से। बताइए ये जो आपको यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है ये कौन सा रिएक्शन है,
ये जो यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा जो जानकारी होता है उसको मैं अब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बताइए ये कौन सा जो है वो रिएक्शन है। आप जो है कमेंट करके बताएंगे, तब तक मैं अब इसका इंग्लिश में भी जो है वो इसका पढ़ लेता हूँ। ठीक है, क्या है? सो रेस्पिरेशन इज ए कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है एक्सचेंज्ड होता है, और जो फूड होता है वो ऑक्साइज्ड मतलब कि ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और रिलीज़ कर देता है एनर्जी को। ठीक है, यानी कि जो ये फूड है, ग्लूकोज है, वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ और एक ऊर्जा यानी एनर्जी को रिलीज़ किया हमारे अंदर। तो बताइए एनर्जी रिलीज़ होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी जब हमें बाहर निकलता हुआ दिखता है, ठीक है, सॉरी हाँ, एनर्जी जब हमें बाहर निकलता हुआ दिखता है तो हम उस रिएक्शन को, उस प्रतिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? फटाक से बताइए। नहीं पता है? कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है तो मैं बताने का कोशिश करूँगा। सो ध्यान रखेंगे फ्रेंड, इस तरह के रिएक्शन को जिसमें एनर्जी बाहर निकलता है, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ हाँ, हबड़ाइए मत, हबड़ाइए मत, हबड़ाइए मत। कौन नहीं हबड़ाइए? बिहार बोर्ड वाले हमारे बच्चे जो है, हमारे भाई जो है वो हबड़ाए नहीं कि इंग्लिश में क्या बता रहे हैं एक्सोथर्मिक, हिंदी में भी बताऊंगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। क्या मैं लिख दूं? ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया लिख दूं क्या? ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया को हम लोग कहते हैं आपको क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो यहाँ पे रिएक्शन आपको दिख रहा है वो आपका एक एक्सोथर्मिक ही रिएक्शन है। C6H12O6 प्लस 6O2 एरो C6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस में आपका एनर्जी यानी कि ऊर्जा बाहर निकल जाता है, और ऊर्जा जब बाहर निकलता है तो वो रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो इस तरह से आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। देन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आपको कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है क्या? इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को समझ में आने से पहले एक और चीज़ आप काम कर दीजिए। अभी तो बहुत सा क्वेश्चन अभी बाकी ही है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और बताइए कि EduFest एक आपका नया जो है फैमिली है, और इसमें आप लोग जो है वो हिस्सा लीजिए और अपना एग्ज़ाम को जी तोड़ मेहनत करके अपना एग्ज़ाम पास कीजिए काफ़ी अच्छे अंक से, काफ़ी अच्छे नंबरों से। ठीक है, देन फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक आवर्धन क्या है? जो जैविक आवर्धन क्या है ये आपसे पूछा है, यानी कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आपसे पूछा है कि क्या है। ठीक है, क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न होता है? यानी कि जो अलग अलग जगहों पर जो भी चीज़ है वहाँ पर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन डिफरेंट लेवल्स पर, यानी अलग अलग इकोसिस्टम में जाइएगा, अलग अलग क्षेत्रों में जाइएगा तो वहाँ पर जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है, जैविक आवर्धन है, उसका क्या डिफरेंट लेवल्स है। डिफरेंट एक तरह से बोले तो आवर्धन है, यानी कि डिफरेंट स्तर है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, और अगर है तो क्यों है? वाई आपसे पूछा है कि अगर है तो क्यों है। ये इस तरह क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड जो है वो 2011 में पूछा है आपसे। व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? इज द इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑल्सो डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम? यानी जैविक आवर्धन क्या है? क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर, यानी जो परितंत्र है, इकोसिस्टम है, वहाँ पे विभिन्न स्तरों यानी कि अलग अलग लेवल्स पर जो भी जैविक आपका आवर्धन है यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है उसका प्रभाव अलग अलग होता है, ये आपसे पूछा है। और अगर होता है तो क्यों होता है, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है।
सो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। देन हम लोग क्वेश्चन के बाद आंसर पे आते हैं और आंसर को भी समझ लेते हैं कि भाई आंसर क्या है और कैसे है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग के मन में होगा कि भैया ये आंसर भी लिख के लाए हैं, आप थोड़ा अपने हाथ से लिख के बताते आंसर तो और ठीक होता। तो भाई मैं बता दूं, ये फ़ोन से जो है आपका सारा एडिटिंग सारा जो है रिकॉर्डिंग सारा फ़ोन से ही होता है, क्योंकि आपका सपोर्ट तो अभी जल्दी से हम लोग को मिलता नहीं है कि हम लोग थोड़ा सा लैपटॉप अच्छा ले, स्टूडियो एक टाइप का बनाए। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट रहा तो ये हो जाएगा, बट अभी तक आपका सपोर्ट मिला नहीं है, तो फिर हम लोग कहाँ से जो है ये सारा जुगाड़ करें। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आपको ये सारा चीज़ जल्द से जल्द मिल जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है वो अपना सपोर्ट बनाए रखें, आपको सब चीज़ जो है हम लोग देंगे फ्री में, बस आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा अपना लेवल पे रखें, यानी कि हाई रखें। चलिए देन हम लोग, कोई बात नहीं, छोड़िए आगे। मोबाइल से एडिटिंग है, लिखने में देख रहे हैं कितना गिजी मिजी राइटिंग बैठ नहीं रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसलिए मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए। सो उत्तर अब हम लोग देखेंगे, उत्तर क्या है। सो सबसे पहले तो आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है सबसे पहले, यानी जैविक आवर्धन क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग उसको थोड़ा बहुत इनको समझा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को लगता है, सॉरी स्टूडेंट कह रहे टीचर को नहीं समझ में है, इसलिए आपसे क्वेश्चन वो पूछे हैं। ठीक है, चलिए, तो उत्तर है जो भी विभिन्न साधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का आकार श्रृंगाल में प्रवेश कर शरीर में स्रावित होने की प्रक्रिया को जैविक आवर्धन कहते हैं। यानी कि जो भी विभिन्न साधनों द्वारा, अलग अलग जो भी हम लोग साधन जो है, अलग अलग साधनों द्वारा जो हानिप्रद रसायनों का आहार जो भी श्रृंगाल में प्रवेश करके शरीर में सांद्रित होने का प्रक्रिया को ही हम लोग जैविक आवर्धन कहते हैं। यानी अगर मैं इसको इंग्लिश में बताऊं, द प्रोसेस ऑफ, एक सेकेंड फ्रेंड, द प्रोसेस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द बॉडी बाय वेरियस मीन्स एंटरिंग द फूड चैन इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। यानी अलग अलग प्रोसेस से जो भी है, जो भी हार्मफुल केमिकल्स जो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो इंटर कर जाती हैं एक फूड चैन के द्वारा, एक फूड चैन के द्वारा। जैसे कि सपोज दैट फूड चैन का मतलब क्या होता है, यानी जो आपका भोजन का जो चैन है, भोजन का जो आपका एक तरह से बोले प्रक्रिया है, भोजन प्रक्रिया के द्वारा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ हिंदी में क्या होता है इसका मतलब। ये देखिए, यानी जो भी आपका जो सांद्रिक होने के, शरीर में सांद्रिक होने का यानी प्रवेश करने का जो भी इसका श्रृंखला है, ठीक है, आहार श्रृंखला है, यानी कि भोजन चैन है, फूड चैन जिसको कहते हैं, फूड चैन है, उसके द्वारा जो हमारे शरीर में हार्मफुल जो फूड जो है वो इंटर कर जाता है, उस प्रक्रिया को ही हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं। ठीक है, अब फूड चैन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा भैया वो बता दीजिए, कुछ बच्चों के दिमाग में होगा, कुछ स्टूडेंट हमारे होते हैं काफ़ी क्वेश्चन पूछने वाले, तो उनके लिए मैं जो है वो थोड़ा सा फूड चैन के बारे में बताऊं। फूड चैन, ओहो हो, एक सेकेंड फ्रेंड, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, फूड चैन, ठीक है, फूड चैन, फूड चैन का मतलब ये है कि जैसे सपोज दैट मानते हैं हम आपको, जैसे खेत में जो है कोई फसल उगा हुआ है, ये खेत है, इस खेत में कोई फसल जो है वो उगा हुआ है, हरा भरा है, काफ़ी ज़्यादा हरा भरा, काफ़ी ज़्यादा ये फसल है। इसको कोई एक जानवर जो है, कोई एक जानवर यहाँ से आया और इसको खा लिया, कोई जानवर आया और इसको खा लिया, और ये जो फसल है, इस फसल के अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स छींटे हुए थे, काफ़ी सारे केमिकल्स, काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स जो है वो छींटे हुए थे। तो ये जानवर जो है क्या करता है, इस जानवर आके यहाँ पे इसको खा लेता है। अब ये जानवर इसको खा के जब वहाँ से निकला, ये जानवर जब इसको खा के वहाँ से निकला, तो जब कुछ दूर गया तो जंगल में गया तो एक आदमी आया, और वो आदमी उस जानवर का शिकार करके और उसको पका के, इस जानवर का जो है ये यहाँ से तीर मारता है और इसको मार के इसको पका के खा लेता है।
और जो ये जानवर यहाँ पे हार्मफुल प्रोडक्ट खाया हुआ रहता है वो इस आदमी के शरीर में चला जाता है और इस आदमी का शरीर को काफ़ी ज़्यादा तहस नहस यानी कि नुकसान पहुँचा देता है। तो यही है आपका फूड चैन, हार्मफुल फूड चैन यही है। यानी कि क्या हुआ, ये जानवर तो आया, इस खेत से खाना खाया, हार्मफुल प्रोडक्ट को अपने अंदर लिया, और जैसे ये गया तो ये हार्मफुल प्रोडक्ट को इस आदमी ने यानी इस हार्मफुल जानवर को जो है इस आदमी ने मार के खा गया, और इसका जो भी भोजन हार्मफुल भोजन जो इस जानवर ने खाया था वो उस आदमी के अंदर चला गया। यानी एक देखिए चैन बना, एक फूड चैन, खाने का भोजन का एक चैन बना, चैन बना ना, चैन बना। खेत में से हिरण खाया, चाहे जो भी जानवर है वो खाया, और उसको उस जानवर को मार के जो है वो आदमी के पास वो चला गया, वो फूड जो जानवर ने खाया था हार्मफुल चीज़। तो ये एक फूड चैन बना हार्मफुल फूड का, ठीक है। तो इस तरह का जो है जो भी प्रक्रिया है, किसी भी तरह से एक आदमी के अंदर या फिर किसी भी एक बॉडी के अंदर हार्मफुल प्रोडक्ट जो है वो अंदर जाता है, हार्मफुल फूड अंदर जाता है और नुकसान पहुंचाता है, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सो वी स्प्रे पेस्टिसाइड्स, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं, नहीं तो हमारे हिंदी वाले भाई जो है थोड़ा सा गुस्सा हो जाएंगे मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं लेना भाई। हम फसलों को रोगों से बचाने के लिए कीटाणुनाश यानी कि जो भी कीटाणुनाश जो भी प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो पीड़ का नाश होता है आदि, इस तरह के रसायनों का छिड़कान जो है वो अपने खेतों में कर देते हैं, ताकि अगर वो कीड़ा मकोड़ा उस खाना को खाए नहीं, ठीक है, उस जो खेत है उसको नुकसान ना पहुंचाए, या फिर वो कीड़ा मकोड़ा अगर उस फसल में रह गए और वो हमारे खाने में आ जाएं, हम लोग उसको खाएं तो हमें नुकसान ना हो, उसके चलते हम लोग कीड़ा नाश या फिर पीड़ का नाश जो आदि तरह के जो भी रसायन है उसका छिड़काव कर देते हैं उस खेत में, उस फसल में, ठीक है। इनका कुछ भाग मिट्टी द्वारा भूमि में रिस जाता है। जो भी ये रासायनिक जो भी अभिक्रिया है इसको जब छिड़ते हैं तो इसका कुछ भाग जो है रसायन का वो मिट्टी में जाके जो है वो रिस जाता है, यानी कि बैठ जाता है, जिसे पौधों के जो जड़ें होते हैं जड़ों द्वारा खनिज के साथ ग्रहण कर लेते हैं। जड़ों के द्वारा जो पौधे हैं वो अपना जो भी रसायन है, जो भी आपका जो खाद छीटा गया है वो उसको ग्रहण कर लेते हैं, यानी अपने अंदर ले लेते हैं। इन्हीं पौधों के उपयोगों से वे रसायन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, देखिए जो मैंने अभी बताया है वही चीज़ है, तथा पौधों के लगातार सेवन से उनकी श्रृंखला बढ़ती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप जैव आवर्धन का विस्तार हो जाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का विस्तार हो जाता है। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। वी स्प्रे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और जो भी ईटीसी केमिकल्स है उसको हम लोग स्प्रे करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉप्स को उन डिजीज़ों से। सम पार्ट्स ऑफ द सीड्स, कुछ पार्ट्स जो भी हैं सीड्स जो भी हैं इनटू द सॉइल के अंदर चले जाते हैं उस केमिकल का, और वो जो पौधा है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर वो ले लेता है प्लांट का जो रूट है वहाँ से, अलोंग विथ मिनरल्स, उस मिनरल्स को, ठीक है। और वहाँ से फिर हमें क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है, फिर वहाँ से क्या होता है कि बाय द यूजेज ऑफ दिस प्लांट, फिर जब हम लोग इस प्लांट को यूज़ करते हैं अपने घर के अंदर बनाते हैं, खाना खाते हैं उस केमिकल प्लांट्स को, तो वो हमारे केमिकल्स जो है वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है, एंड देयर कंसंट्रेशन इंक्रीजेज विद द कंटिन्यूअसली कंजप्शन ऑफ प्लांट, और ये कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज करता चला जाता है उस प्लांट को जैसे जैसे हम लोग खाते चले जाते हैं, और रिजल्ट इसका ये निकलता है कि वो हमारे बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, और उसी चीज़ को हम लोग बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं, कैसे वो हमारे शरीर के अंदर इंटर करता है। जो भी चीज़ यहाँ पे पूछा हुआ था वो सारा चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन समझकर, आप हमें कमेंट करके बताएंगे फटाफट, ठीक है। चलिए सो देन फोर्थ क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए काफ़ी अच्छी तरीके से। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो डायग्राम आपसे बनाने के लिए पूछ दिया। तो ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें क्या क्या पता चलता है कि बोर्ड वाले आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायग्राम भी आपसे बनाने को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप डायग्राम का भी तैयारी करके जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सो क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का नामांकित
चित्र बनाइए, यानी कि ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, जो भी आपके घर में जो बल्ब यूज़ करते हैं, उसका एक चित्र बनाना है। ठीक है, चलिए, तो चित्र बनाना है तो ये तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए, इस तरह का कुछ चित्र आपसे पूछा है बनाने के लिए, बस आपको इस तरह का ही कुछ चित्र बनाना है। इस तरह का आप क्या करेंगे, एक लेंगे पेपर आपको जो मिलेगा, उसमें आप इस तरह से ऐसे करेंगे, इस तरह से लाइन खींचेंगे मैं बताता हूँ मेरा चित्र आप देख के हंसिएगा नहीं, ऐसे करके इस तरह से कर दीजिएगा। ठीक है काफ़ी यूनिक चित्र बना है मेरे से, ये देखिए, इस तरह से आप कर दीजिएगा। अब जैसे बनेगा वहाँ पे आपसे परफेक्ट जो है वो डायग्राम ही नहीं पूछ रहा है कि आपको एकदम हूबहू एकदम पेंटर जैसा ही डायग्राम बनाना है। तो इस तरह से आप ऐसा लाइन 2 खींच दीजिएगा, इस वायर से जो आया होगा। ठीक है, और यहाँ से जो भी आपका फिलामेंट होता है, उस फिलामेंट को आप ऐसे ज्वाइंट कर दीजिएगा। ये आपका यहाँ बल्ब बन जाएगा। यहाँ शो कर दीजिएगा कि ये क्या है, फिलामेंट है। ठीक है, इस तरह से आप इसको चित्र बना के आपका ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। चलिए, बाकी ये जो इस तरह से बना हुआ है, आप इसको बता देंगे कि ये क्या है, तो ये एक आपका फिलामेंट है जो बॉल के अंदर यूज़ होता है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। टोटल 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आया हुआ था 2011 में। छठा क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसको समझेंगे। छठा क्वेश्चन है, कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के 2 किरणों का निम्नलिखित चित्र खींचे। ये भी आपका कुछ डायग्राम से ही आ गया। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ 2 रेज ऑफ रिफ्रैक्शन इन ए रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। ये आपका आ गया कहाँ से, अब फिजिक्स से। फिजिक्स से ऊपर ही से है, बल्ब वाला से ही क्वेश्चन आ गया था। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 रे आपको जो है वो बताना है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का जो ब्लॉक है उसमें रिफ्रैक्शन में, कि वो 2 रे का पूरा एक डायग्राम बना के आपको बताना है। तो कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये। तो आप टीचर जो है पढ़ाते समय ही इस तरह का डायग्राम आपको बना के दिखा देते हैं, बस यही डायग्राम आपको वहाँ बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस तरह के थी। तो ये आपका यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगल कलर का, ये देखिए ग्लास है। ठीक है, इसमें आपका जो है, इसमें जो यहाँ से जो पी रे से आ रहा है, इस तरह से ये जो पी आ रहा है, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, कलर में चेंज कर लूँगा ना, तो आपको समझ में आएगा शायद। ठीक है, चलिए। सो इस तरह से जो पी वाला सा आ रहा है, ये पी वाले से इस तरह से जो रे आ रहा है, इस रे को हम लोग कहते हैं कौन सा रे, इंसिडेंट रे। और यहाँ पे जो ये इस तरह से नॉर्मल जो है सरफेस के अराउंड एक नॉर्मल खिंचाता है 90 डिग्री पे। ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है कोण। सो 90 डिग्री पे एक नॉर्मल खिंचाता है, और नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे है इसके बीच के एंगल को हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और यहाँ से जब रिफ्लेक्ट करके अंदर ग्लास स्लैब में आया तो ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया, क्योंकि रिफ्रैक्शन से आपसे पूछा है, तो रिफ्रैक्टेड रे जो ग्लास के अंदर रे आया है, रिफ्रैक्टेड रे। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच के एंगल को हम लोग रिफ्रैक्शन एंगल कहते हैं। फिर यहाँ से ये बाहर निकल गया, सो बाहर निकला तो ये क्या होता है, इमर्जेंट रे हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ आप इस तरह से रे अपना डायग्राम बना के वहाँ पे आप शो कर देंगे। बस यही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो इस तरह से आपका छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे आते हैं। आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप हमें बताएंगे। अगर आपको मज़ा और लाना है तो यार चुटकुला बीच में मैं क्या बताऊँ आपको, थोड़ा बहुत आपको बात अगर हमसे करना है तो आप जो है फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट 7 क्वेश्चन पे आते हैं और करते हैं अपना 7 क्वेश्चन को, और देखते हैं कि हमारा 7 क्वेश्चन क्या कहता है। धातु कर्म क्या है। सो धातु कर्म क्या है, यानी मेटलर्जी आपसे पूछा है, इसके विभिन्न चरणों को लिखना है, यानी कि वेरियस स्टेप्स को भी इसको लिखना है। ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है भाई साहब। उत्तर अब आते हैं उत्तर पे, और उत्तर अपना कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। यानी यहाँ पे आइए, यहाँ पे अयस्क से शुद्ध धातु, यानी कि ओर, अयस्क का मतलब होता है ओर से जो हम लोग शुद्ध धातु, यानी एक
प्योर मेटल को जो हम लोग प्राप्त करते हैं, निकालते हैं, जमीन से हमने ओर निकाला, ओर, ठीक है। अब उस ओर को हम लोगों ने काफ़ी साफ सुथरा किया और उसमें से एक प्योर मेटल को जो बाहर निकालते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग धातु कर्म कहते हैं, यानी मेटलर्जी कहते हैं। ये बात आप समझ जाइएगा। देन उसके बाद अयस्क से शुद्ध धातु का निष्करण कई चरणों में होता है, यानी शुद्ध करने का जो भी हम ओर से जो निकालते हैं प्योर मेटल को, उसका प्रक्रिया यानी उसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी चरणों में है, अलग अलग चरणों में है। उसी चरणों के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था और वही यहाँ पे दिया हुआ। पहला है अयस्क का सांद्रण, दूसरा है सांद्रित अयस्क का धातु का ऑक्साइड में परिवर्तन करना, एंड थर्ड है धातु के ऑक्साइड से धातु का निर्कर्षण करना, एंड देन फोर्थ है धातु का शुद्धिकरण करना। यानी अगर मैं इसको इंग्लिश में बताऊं, देन इंग्लिश में इसका कहना है, पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ओर का कॉन्सेंट्रेशन, यानी ओर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दीजिए, ठीक है, यानी ओर का अयस्क का सांद्रण कर दीजिए, यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दीजिए। देन नेक्स्ट है इसका कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड ऑफ मेटल। अब जो कॉन्सेंट्रेशन ओर था, कॉन्सेंट्रेटेड ओर था, उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, यानी बदल दीजिए ऑक्साइड में, ऑक्साइड के मेटल के ऑक्साइड में उसको चेंज कर दीजिए। एंड उसके बाद जो है आपका फोर्थ स्टेज क्या है, फोर्थ स्टेज है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटल को वहाँ से बाहर निकालिए। कहाँ से? उस मेटल ऑक्साइड से, जो भी मेटल ऑक्साइड आप बनाए हैं उसमें से आप मेटल को बाहर निकाल दीजिए, ऑक्साइड को अलग कर दीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ से प्योर मेटल बाहर निकल जाएगा, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल आपका हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप होता है मेटल को प्योर करने में, यानी ओर से प्योर मेटल निकालने में ये 4 स्टेप होता है। इन चारों स्टेप को आपको रटना होगा। हिंदी में अगर मैं आपको दिखाऊं तो हिंदी में इन 4 स्टेप को आपको रटना होगा। क्या चीज? अयस्क का सांद्रण, दूसरा है सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना, तीसरा है आपको धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करना, एंड फोर्थ है आपका धातु का शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये आपका 4 स्टेप है और इन चारों स्टेप में आपका ये पूरा को जो क्वेश्चन है, जो भी 3 या 5 मार्क्स में आया है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 7 जो है क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया, 7 क्वेश्चन लगभग 46 मिनट में, 46.5 मिनट में, ठीक है, 7 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका आ गया केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है, क्या है? विरंजन चूर्ण क्या है? ब्लीचिंग पाउडर आपसे पूछा है। ब्लीचिंग पाउडर किसको कहते हैं? विरंजन चूर्ण क्या है? उसके बाद इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा है, केमिकल नेम पूछा है, और इसका सूत्र यानी कि फार्मूला, और इसका कुछ 2-3 यूजेस भी पूछे हैं कि यूजेस भी भाई हमें बता दो, हमें नहीं पता है, ये पूछे हैं बिहार बोर्ड वाले, ठीक है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट काफ़ी चतुर होते हैं, वो फटाफट इसका जो है वो आंसर बता देंगे। यू अरे तुम क्या पूछे हो हमसे? ब्लीचिंग पाउडर, आओ हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताते हैं। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, आपको भी पता है क्या कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोपोक्लोराइड, अरे यार हाइपोक्लोराइड होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक किया है। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नेम होता है वह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, या फिर आप उसको CaOH2 भी बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका नाम होता है, ठीक है। एक सेकेंड, अरे यार कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, एक सेकेंड फ्रेंड, एक सेकेंड, ये मैंने सूत्र गलत लिखा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है ना, CaOCl2, ये आपका यहाँ पे होता है, ये चीज़ आपका यहाँ पे होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, ठीक है। और बनता किससे है? तो CaOH2 से, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि CaOCl2 जो है वो आपका बन जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के मुख्य इस्तेमाल, अब यहाँ पे यूजेज है, अब इसका रासायनिक नेम हमने बता दिया, और क्या बता दिया? इसका
जो नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, मैंने इसको भी बता दिया और इसका फार्मूला भी मैंने लिख दिया। अब इसका यूजेस पे है, तो इसका उपयोग क्या होता है, कपड़े धोने में, जो गंदे कपड़े हैं उसको काफ़ी साफ़ करने में जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपको ब्लीचिंग पाउडर का। कपड़ा उद्योग में जो है वो कपास और लिनिन के लिए विरंजन एजेंट के रूप में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, लेनिन करने के लिए, ठीक है। बाकी यह एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है, बहुत ज़्यादा जो ब्लीचिंग पाउडर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूत आपका ऑक्सीकरण एजेंट है, ठीक है। इसलिए कई उद्योगों में ऑक्सीडाइजर के रूप में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग पानी में जो साफ़ पानी है, पानी को साफ़ करने के लिए, या फिर जो टंकी हम लोग साफ़ करते हैं, टंकी साफ़ करने में भी हम लोग किसका यूज़ कर लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर लेते हैं। पानी को साफ़ करने के लिए भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर लेते हैं। पानी बनाने के लिए, यानी पीने लायक पानी बनाने के लिए, कीटाणु रहित पानी को पीने लायक बनाने के लिए भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपका पूरा ये क्वेश्चन का आंसर होगा। इंग्लिश में अगर मैं देखूं तो इंग्लिश में इसका क्या होगा, द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन बाय स्केल्ड लाइम। देखिए CaOH हॉल्टवाइस, इसको हम लोग स्केल्ड लाइम बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है, तो आप याद रखेंगे, इसका नाम आपका होगा क्या, स्केल्ड लाइम वाटर इसका नाम होता है, ठीक है। तो इससे जो है आपका बनता है स्केल्ड लाइम वाटर को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके, और फार्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। और फिर उसके बाद जो इसका यूजेज है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यूजेज आप देख लेंगे क्या है, बाकी मैंने हिंदी में आपको समझा ही दिया। इट इज़ यूजेस फॉर ब्लीचिंग डर्टी क्लॉथ्स इन द लॉन्ड्री एज ए ब्लीचिंग एजेंट। कॉटन में ब्लीचिंग एजेंट की तरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं। लेनिन के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वहाँ पे लेनिन की तरह इसका यूज़ होता है। ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, ऑक्सीडाइजर के रूप में मैनी इंडस्ट्रीज़ में। और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी हम लोग इस यूज़ कर लेते हैं, यानी वाटर में जो भी कीटाणु है उसको साफ़ करने के लिए, एक पोर्टल वाटर एथी करने के लिए जो है हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपका पूरा इसका आंसर होगा उस क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 का, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर और उसका यूजेज और उसका फार्मूला और केमिकल नेम का ये पूरा एक तरह का आंसर हो जाएगा। सो कैसा लगा आपको ये आंसर, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से आ गया, और मज़ा आ रहा है कि नहीं क्लास में, आप हमें बताएंगे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी कर दो भाइयों, शेयर भी कर दो। अकेले अकेले देखने से अच्छा है कि थोड़ा सा विद्या बांट भी दो, क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, सो 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन देखेंगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया को सचित दर्शाइए। जो पौधा में प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी एक तरह से बोले फोटोसिंथेसिस जो होता है, उसके बारे में आपसे यहाँ पे बोला है कि किस तरह से होता है पौधों में, इसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा है कि इसको दर्शाइए। सो दर्शा देंगे, बताइए। यस, दर्शा दीजिएगा। मुझे आप पे गर्व है कि आप दर्शा सकते हैं फोटोसिंथेसिस को, मैंने फ़ोटो के साथ लाया है इसीलिए। चलिए, उत्तर है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे होते हैं हवा और मिट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी लेते हैं। याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पौधे होते हैं वो हवा और मिट्टी से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 और आपका वाटर यानी H2O, ये दो चीज़ जो है वो लेते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, धूप से जो अपने एनर्जी लेते हैं उस दौरान। पादप कोशिका के भीतर पानी का ऑक्सीकरण होता है। जो भी यहाँ पौधे में जो पादप कोशिका होता है वहाँ पर पानी का ऑक्सीकरण होता है, यानी पानी का ऑक्सीडेशन होता है, जिसका अर्थ है कि यह इलेक्ट्रॉनों को खो देता है। जिसका अर्थ में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर, उसको ये धीरे धीरे खोने लगता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है, जिसका अर्थ है कि यह इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है। यह पानी को ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं अपना कहाँ पर, फोटोसिंथेसिस के एग्जाम्पल में।
चलिए बाकी मैं आपको यहाँ डायग्राम में समझाता हूँ। आप लिखने को ये लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं तो इसका नोट्स में आपको टेलीग्राम पे जो है वो ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हूबहू ऐसे शेयर हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ देखिए फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस जो है मैं यहाँ पे चित्र के जरिए लाया हूँ। क्या होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान? फोटोसिंथेसिस के दौरान ध्यान से फ्रेंड देखिएगा, क्या होता है कि एक पौधा है सूरजमुखी का, नीचे जड़ से वाटर को ये लेता है और मिनरल्स को भी ये जो है वो लेता है, और इसके अंदर जो इसके पत्तियां हैं, इस पत्तियां में जो है पत्तियां क्या काम करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेने का, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से रोशनी आए सूर्य का, तब ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है और ये अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और वाटर लेता है, और छोड़ता क्या है? तो ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है, और जो भी खाना वाना होता है उस ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट कर देता है। यानी CO2 + H2O को जो है वो अपने अंदर लेता है और कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, और ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है। ये आपका यहाँ पे एक तरह से बोले तो रिएक्शन होगा, ये इस तरह का कुछ रिएक्शन होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मज़ा आया? यस, मज़ा आया तो यार बोला करो, ठीक है। सो अब यहाँ पे इंग्लिश में है, इंग्लिश में देख लेंगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर इन द एयर एंड सॉइल। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और वाटर को अपने अंदर लेता है एयर और सॉइल के द्वारा। विद इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? जो प्लांट का जो सेल होता है, यानी एक प्लांट का जो है, ये पेड़ का जो है क्या है? पेड़ का मान लेते हैं, जैसे ये आपका पेड़ है, अब ये पेड़ का यहाँ पे लकड़ी है, ये इस तरह से, तो प्लांट सेल आपका इसके अंदर ये यहाँ पे ऐसे से पाए जाते हैं इस लकड़ी के अंदर। अब इसी के अंदर जो है वो आपका यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अंदर जाता है, ठीक है, या फिर पत्तियों से। सो द वाटर इज ऑक्साइज्ड, वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मीनिंग लॉस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। वाइल, जबकि वहीं पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो कम होने लगता है, ठीक है। वाटर तो यहाँ पर क्या होने लगता है? ऑक्सीडाइज्ड होने लगता है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, बट वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होने लगता है, जिसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। और इससे नतीजा ये निकलता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर है वो ऑक्सीजन को जो है बाहर निकालता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी वाटर जो है वो अपने अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से जो प्लांट है वो अपना भोजन बनाता है। यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो अपना भोजन बनाता है। ग्लूकोज को वो अपने अंदर रख लेता है, यानी भोजन को अपने अंदर रख लेता है, और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है, और उसी को हम लोग सांस लेके हम लोग जीवित रहते हैं। तो इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। सो ये पूरा 9th क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद और 6 क्वेश्चन है, मात्र और 6 क्वेश्चन है भाइयों, 6 क्वेश्चन। उसके बाद पूरा 2011 का हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे 6 क्वेश्चन बाद, और यही क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन। अब बताइए, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पढ़े हुए होंगे, काफ़ी इजी है, काफ़ी डिटेल में आपसे पूछ नहीं रहा है, ऊपर ऊपर से पूछ रहा है। तो आप ये सब चीज़ तो यार चैप्टर को अगर ऊपर ऊपर भी पढ़ लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। तो आप लोग को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इसी कारण से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाने का जो है मेरा ये जो है मकसद था, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हर साल क्वेश्चन भी आता है, और दूसरी बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें ये भी पता चलता है कि बोर्ड में जो है किस तरह का क्वेश्चन आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। चलिए देन 10th क्वेश्चन पे आते हैं कि यदि एक लक्षण यानी ट्रेड ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है, तथा बी उसी समष्टि में 90% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा और क्यों। यानी एक लक्षण ए है, ठीक है, जो कि एक अलैंगिक प्रजनन वाली है, जिसमें कि जो 10% सदस्य पाए जाते हैं। इस ट्रेड ए में यानी लक्षण ए में 10% सदस्य पाए जाते हैं, और लक्षण बी में 90% जीवों में पाए जाते हैं। ये जो लक्षण है, ठीक है, 90% जीवों में ये लक्षण पाया जाता है। कौन सा? बी लक्षण। और ए लक्षण जो है वो 10% सदस्यों में सिर्फ पाया जाता है।
तो पूछ रहा है कि कौन सा लक्षण जो है वो जो है पहले उत्पन्न होगा, यानी पहले जो है वो कौन सा लक्षण जो है वो एराइज होगा यानी बढ़ेगा, और क्यों बढ़ेगा ये भी आपसे पूछा है। तो ये तो यार इजी क्वेश्चन है ना, इसमें क्या दिमाग लगाना है। उत्तर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या आप लिखेंगे कि जो लक्षण बी है अलागक प्रजन वाला, जो स्मार्ट लिखा है, क्या ये लिखा हुआ है ये हमें नहीं आ रहा है समझ में। स्मार्ट में 60% जीवों में पाया जाता है, तो लक्षण ए प्रजनन वाली समष्टि में 50% अधिक है, इसलिए लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ होगा। ओहो, काफ़ी इजी क्वेश्चन था यार। इसमें क्या करना था, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। क्या यहाँ पे ये कुछ चेंज हो गया ना, बी वाला 60% जियो में पाया जाता है। An hour later. अच्छा, देखिए तो ये तो आपका इजी ना हो गया क्वेश्चन। क्या है, कौन सा सबसे पहले उत्पन्न होगा ये आपसे पूछा था। तो आप ध्यान से देखिए, बी वाले का परसेंटेज इंक्रीजिंग था, बी वाले का परसेंटेज ज़्यादा था, तो वही सबसे पहले भाई इंक्रीज हुआ होगा, तभी तो उसका परसेंटेज भी ज़्यादा है ए वाले से। सो बी वाला सबसे पहले उत्पन्न हुआ होगा। इसका आंसर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी क्या लिख सकते थे कि भाई बी वाला सबसे पहले जो है वो उत्पन्न हो जाएगा, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओहो, ये क्या हो गया, हाँ, आप यहाँ पे जो है ये भी लिख सकते हैं कि बी वाला जो है वो सबसे पहले जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ज़्यादा इसमें झंझट करना ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बी वाला पहले उत्पन्न हुआ होगा, बस इतना भी आंसर लिखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, समझ गए, समझे। चलिए, सो कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब 11वां क्वेश्चन पे आए हैं। 10 क्वेश्चन लोगों ने काफ़ी डिटेल में समझा है और कंप्लीट किया है। अब हम लोग 11th क्वेश्चन पे आए हैं। 11th क्वेश्चन को समझने जा रहे हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेप से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष की व्याख्या करें। What do you mean by what do you understand by color dispersion of light? कलर डिस्पर्जन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं, और रैम्बो को आपको एक्सप्लेन भी करना है, यानी जो आपका इंद्रधनुष बनता है उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है। सो इजी क्वेश्चन है यार। आपसे कलर डिस्पर्जन ऑफ लाइट आप पढ़े ही होंगे, डायरेक्ट आपके ये है क्या कहता है सिलेबस से ही क्वेश्चन आ गया है, और उसके बाद आप रैम्बो को भी एक्सप्लेन करना है, वो भी आपका सिलेबस से ही है। सो कांच में प्रकाश के विभिन्न कारणों की चाल भिन्न भिन्न होती है, ये तो आपको पता है यार। शीशा में क्या होता है, अलग अलग प्रकाश का अलग अलग चाल होता है, अलग अलग आपका स्पीड होता है। इस कारण उनके लिए जो कांच का अपवर्तनक भिन्न भिन्न होता है। जैसे लाल की अपेक्षा बैगनी वर्ण के प्रकाश की चाल कम होती है, लाल की अपेक्षा जो बैगनी कलर वाला होता है वो कम स्पीड से चलता है, जिस कारण अपवर्तन अधिक होता है, जिस कारण कि जो अपवर्तनाक है वो आपका क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। चूँकि विभिन्न वर्णों का अपवर्तनाक है, ठीक है, भिन्न भिन्न होता है, इसलिए उसका विलयन भी अलग अलग होता है, और इसलिए वर्ण विक्षेपण होता है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के परीक्षण क्रिया का परिणाम है। यह है वायुमंडल में उपस्थित वर्षों की बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात विक्षेपित होने के इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में वृत्त के चाप के रूप में दिखता है। कितना
ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका आंसर जो है वो आपको पीडीएफ द्वारा मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएंगे और ये आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। मैं इसको इंग्लिश में समझाता हूँ क्योंकि भाई मुझे इंग्लिश कंफर्टेबल लगता है क्योंकि मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ यार, इसलिए हिंदी मुझे उतना नहीं समझ में आता है। आप लोग से क्या छुपाना है, ठीक है, हिंदी मुझे उतना नहीं आता है समझ में, इसलिए मैं ज़्यादा इंग्लिश में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बट हिंदी इसलिए मैं ला दिया ताकि हिंदी, क्योंकि 10th वाले सारे हिंदी ही वाले होते हैं तो हिंदी में उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि फिर पढ़ाने का क्या मकसद, जिनको कि फिर भाई हिंदी ना आए फिर समझ में, इसलिए मैं हिंदी भी आपको दिखा दे रहा हूँ। हिंदी आप एक बार देख के समझ लीजिए वीडियो को रोक कर और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं समझाने की कोशिश करूँगा इंग्लिश वाले से, आप हिंदी पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश से मैं आपको हिंदी में समझा दूँगा पढ़ के। चलिए सो देखिए समझाता हूँ मैं आपको। द स्पीड ऑफ द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन ए ग्लास डिफरेंट, यानी जो स्पीड है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का वो ग्लास के अंदर यानी कांच के अंदर जो है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। स्पीड ब्लू का अलग होगा, रेड का स्पीड अलग होगा, येलो का स्पीड अलग होगा, ठीक है, आपका जो पिंक का स्पीड अलग होगा, अलग अलग स्पीड जो है वो आपको देखने को मिलेगा कांच के अंदर। इसलिए क्योंकि बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनक है, ठीक है, ग्लास का, वो डिफरेंट होगा एक दूसरे के लिए। हर कलर के लिए जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे एग्जांपल लें तो जो वॉयलेट कलर का जो है वो लेस होगा किससे, रेड से। जो बैगनी कलर वाला जो है उसका स्पीड कम होगा रेड कलर से, इसलिए क्योंकि ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हायर। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, किससे किससे बताइए, बैगनी वाले वॉयलेट कलर से। यस, सो सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट कलर इज डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर का डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यही कारण है कि हर जो कलर का स्पीड है वो डिफरेंट हो जाता है। यही कारण है कि हर कलर का स्पीड क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। हेंस डिस्पर्जन होकर, तो वहीं पर आपको डिस्पर्जन जो है वो देखने को मिल जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो, रेनबो का जो उत्पन्न होता है इज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये किसका रिजल्ट है, किसके कारण से होता है, तो यही डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण होता है। यानी अलग अलग कलर का अलग अलग स्पीड के कारण जो है वो हमें रेनबो देखने को मिल जाता है। रेनबो इज फॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रेनबो जो है फॉर्म होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। रेनड्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं जो भी हमारे वातावरण में, वहाँ पर रिफ्रैक्शन होते रहता है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण कि अब वो रेनबो जो है, जो आपका रेनड्रॉप्स है, रेनड्रॉप्स है अब एक ग्लास की तरह जो है वो काम करता है। एक बूंद लीजिएगा पानी को टपका के देखिएगा ज़मीन पे और उसको ध्यान से देखिए तो हमें शीशा की तरह दिखेगा, एक ग्लास की तरह। तो वही वातावरण में जो रेनड्रॉप्स है वो एक ग्लास की तरह काम करता है। अब उसके अंदर रे ऑफ लाइट जाता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में जो है वो आपका उत्पन्न कर देता है लाइट को, जिसको कि हम लोग रेनबो बोलते हैं। सो डिफ्लेक्टेड आफ्टर कंप्लीटेड इंटरनल रिफ्लेक्शन द रेनबो ऑलवेज अपीयर्स एंड द आर्क ऑफ द सर्कल ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द सन, यानी रेनबो हमें अपोजिट साइड ऑफ द सन के जस्ट अपोजिट साइड में हमें देखने को मिलता है। ये तो बच्चों को जानना मतलब कि पता है। मैं यहाँ पे फिगर भी लेके आया हूँ ताकि आपको समझाने का कोशिश करूँ। तो आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पर एक सेकेंड आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पर एक रेनड्रॉप्स है गोल सर्कल का, यहाँ से सूर्य का रोशनी आया, इस पे टकराया, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, अलग अलग कलर का इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ एंड देन बाहर निकला। तो आप यहाँ पे खड़ा होकर देख रहे हैं तो आपको अलग अलग कलर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ये सारा जो है आपको अलग अलग कलर देखने को मिल रहा है आपको आँख के अंदर, और आपको लग रहा है कि रेनबो मुझे दिख रहा है। और ये प्रोसेस आपका रिफ्रैक्शन का होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है जिसको हम लोग डिस्पर्जन बोलते हैं। ये आपके यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, वाइट लाइट आपका सन से आता है। ये पूरा चीज़ मैंने आपको बता दिया, ये एक रेनड्रॉप है। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको एक चित्र में बना के दिखा दिया, ठीक है। तो ये आपको पीडीएफ ऐसे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएगा, आपको वहाँ पे ये सारा पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। देन 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टि दोष क्या है, यानी जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, विजुअल यानी कि विजुअल दोष यानी विजुअल डिफेक्ट क्या है, ये आपको सबसे पहले बताना है। दूसरा, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इसका निवारण
कैसे किया जाए, यानी इससे बचा कैसे जाए दृष्टि दोष से, ये भी आपको बताना है। ये भी आपसे पूछा है आपके एग्जाम में। व्हाट इज़ द विजुअल इम्पेयरमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर एंड हाउ इट इज़ ट्रीटेड, और हम लोग इससे कैसे ट्रीट करें, इसको हम लोग कैसे इलाज कराएं विजुअल दृष्टि को। सो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि जब नेत्र का स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, आपको पता है कि हम लोग आँख से जो है न्यूनतम दूरी यानी मिनिमम डिस्टेंस कितना कम दूरी पर जो है हम लोग देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम कीजिएगा तो आपको धीरे धीरे धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अब एकदम आँख के सामने किसी चीज़ को चिपका के पढ़िएगा तो आपको एकदम धुंधला दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो मिनिमम डिस्टेंस होता है पढ़ने का, दृष्टि दर्शन जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। सो अगर किसी आँख का जो मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसका मतलब यह है कि उसको दृष्टि दोष है, यानी विजन डिफेक्ट है, विजन डिफेक्ट है उसको। ठीक है, इसका मतलब साफ यही है। यानी व्हेन द आई कैन नॉट क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट एट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर, इट सैड टू हैव ए डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कि उसको देखने में काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट है, काफ़ी गड़बड़ है भाई साहब, कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलिए, सो ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं डिफेक्ट विजन? सो सर जी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टिकोण, दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, और तीसरा है जरा दूरदृष्टिता। ये आपके 3 प्रकार के आपके होते हैं, 3 टाइप्स के आपके होते हैं क्या, दृष्टि डिफेक्ट। ठीक है, पहला मायोपिया, दूसरा लॉन्ग साइटेडनेस एंड देन तीसरा फार साइटेडनेस। ये 3 प्रकार के आपको मिलते हैं। सो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, मैंने पूरा आपका ये साथ डिटेल ही ला दिया है ताकि आपको समझ में सारा चीज़ आ जाए। निकट दृष्टि दोष में होता है क्या कि जो निकट दृष्टि दोष है उसमें जो भी व्यक्ति है निकट की वस्तु को देख पाता है, यानी निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि वो निकट के दृष्टि को तो देख पाता है, यानी पास वाला चीज़ को वह काफ़ी अच्छे तरीके से देख लेता है, लेकिन वहीं पर दूर की वस्तु को स्पष्ट वो नहीं देख पाता है। उसी रोग को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत ना होकर के पास आ जाता है, इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति का जो दूर बिंदु है वो इन्फानाइट ना होकर के पास में आ जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष वाले का क्या होता है, यहाँ पे देखिए, निकट दृष्टि दोष मुक्त नेत्र का दूर बिंदु, जैसे कि ये कोई दूर का बिंदु देख रहा है अपने आँख के अंदर, तो ये देखिए यहाँ रेटिना पे आके बन जा रहा है। ये एक नॉर्मल व्यक्ति का है, नॉर्मल व्यक्ति का है, तो यहाँ रेटिना पे आके बन जा रहा है। बट अगर वहीं पर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है, एक सेकेंड रुकिएगा, बट वहीं पर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है, कहाँ गया वो चीज़, हाँ ये रहा, ये तो वही है दूर बिंदु वाला, हाँ वही है, वही फिगर है। तो ये आपका नॉर्मल व्यक्ति का देख लीजिए, नॉर्मल व्यक्ति का ये यहाँ पे ये पीछे में रेटिना होता है, इस जगह पे यहीं पे आपका चित्र बनता है। दूर से कोई व्यक्ति देखता है तो इस तरह से इमेज आके बन के यहाँ पे रेटिना पे बन जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका नॉर्मल व्यक्ति का है। बट किसी को आपका हुआ है मायोपिया, यानी कि दूरदृष्टि कोण जो है वो उसको हो चुका है, रोग हो चुका है। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, किसी दूर रखे वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके उसके पहले ही बन जाता है, और यही कारण है कि उसको दूर का चीज़ जो है वो धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि रेटिना पे बना ही नहीं इमेज, तो उसको क्या दिखाई देगा। ठीक है, सो इस दृष्टि दोष को होने का कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, यानी जो कर्वेचर है, आई का कर्वेचर है, लेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कर्वेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी कि एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। जो आई बॉल है, ये जो आई बॉल है यहाँ पर, ये हल्का सा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण कि इमेज बनना चाहिए था तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ना बन करके इमेज बन जाता है रेटिना के पहले ही यहाँ पर, और यहाँ पर बनता है तो उसको धुंधला दिखाई देता है। तो हम लोग बोलते हैं कि उसको निकट दृष्टि दोष हो चुका है। ठीक है, तो भाई अब इसको ठीक कैसे करेंगे, तो ठीक करने का आप ये लेंस यहाँ देख सकते हैं, चश्मा पहनना पड़ेगा। और ये लेंस आपको कौन सा है, इस तरह का लेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं,
कॉनकेव लेंस। सो उसको कॉनकेव लेंस पहनना पड़ेगा। यानी इसको ठीक करने का, करेक्शन करने का मतलब है कि उसको कौन सा लेंस पहनना होगा, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो है उसको पहनना पड़ेगा, ठीक है। यानी उसको एक चश्मा पहनना पड़ेगा और उस चश्मे का नाम होगा अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। उम्मीद है आप पूरा कहानी समझ गए होंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं दृक दृष्टिकोण। दृक दृष्टिकोण में क्या होता है कि दूर का चीज़ तो सही दिखाई देता है बट पास का चीज़ जो है उसको सही से नहीं दिखाई देता है। यानी कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है लेकिन निकट रखे हुए वस्तु को वो अस्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी कि धुंधला उसको दिखाई देने लगता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, स्पष्ट उसको नहीं दिखाई देता है, ठीक है। सो ऐसे जो दोष है, इस तरह के जो दोष वाले चीज़ होते हैं, निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है। यानी एक नॉर्मल व्यक्ति का यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं बट वहीं पर अब वो दोष जैसी आया तो आप देखें, आप वहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ देखिए आप ध्यान से कि वो दोष जैसी आया तो इमेज बनना चाहिए था तो आके यहाँ रेटिना पे, बट ये रेटिना पे ना बन करके ये इमेज आप देखिए कहाँ बन जा रहा है, आगे बन जा रहा है, रेटिना से आगे इमेज बन जा रहा है। जो रेटिना से आगे बन जाएगा तो इसको पास का चीज़ रखा हुआ कोई चीज़ दिखेगा नहीं, ये पास का चीज़ इसको रखा हुआ दिखेगा ही नहीं। सो इस दृष्टिकोण में आपका फिगर ये हो जाएगा। सो इसको ठीक करने के लिए आपका कौन सा लेंस का यूज़ करना पड़ेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह का जो लेंस है, इस तरह का लेंस का नाम क्या होता है, जल्दी बताइए, कौन मुझे बताएगा इस तरह का लेंस का नाम। जी हाँ, इस तरह का लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। सो उसे कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस को उसको यूज़ करना पड़ेगा। अब हिंदी में भी बता दो भाई कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन उससे पहले वो दोष के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि इस दोष को उत्पन्न कैसे होने का कारण क्या है। फोकस का दूरी का बढ़ जाना और दूसरा है वही जो एलोंगेशन है, जो आईबॉल है उसका बढ़ जाना, सॉरी छोटा हो जाना बढ़ जाना तो उस वाले में था, मायोपिया वाला में, ठीक है। इसमें छोटा हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में आईबॉल इतना बड़ा होना चाहिए बट वो हल्का छोटा हो जाता है, इतना हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि फोकस जो है वो दूर हो जाता है, ठीक है। ये इसका कारण हो जाता है, तो ये दो इसका कारण है। देन कौन सा लेंस का यूज़ करना पड़ेगा, तो उत्तल लेंस का आपको यूज़ करना पड़ेगा, यानी कॉन्वेक्स लेंस का जो है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष आपका बुढ़ापा में होता है। बुढ़ापा में आपका जो सिलियरी मसल्स है, यानी जो आपका सिलियरी मसल्स है वो आपका नाजुक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, आँख कमज़ोर हो जाता है, मानव का जो नेत्र है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण कि ये जो दृष्टि दोष है ये आपका हो जाता है, जरा दृष्टि दोष आपको हो जाता है, ठीक है। यानी बुढ़ापे में ये आपको होगा, जवान और बच्चों में ये रोग आपको नहीं देखने को मिलेगा आँख में, ठीक है। इसमें आपका जो पक्षमावी जो पेशियां हैं यानी सिलेरी मसल्स है वो कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, इसके कारण से ये दोष आपका होता है। आप पढ़ लेंगे, यहाँ पे दिया भी हुआ है सारा चीज़, ठीक है। अब इसमें ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करना होगा, तो इसके लिए आपको बाईफोकल लेंस यूज़ करना होगा। यानी एक चश्मा ऐसा, जैसे ये चश्मा आपको पास है, मैं बता देता हूँ, ये चश्मा है, जैसे कि मान लेते हैं ये चश्मा है, तो इसमें क्या होगा कि बाईफोकल लेंस का मतलब है, कलर चेंज करके अब बाईफोकल लेंस का मतलब है कि दोनों लेंस यहाँ पे इनको पहनना पड़ेगा। दोनों लेंस पहनने का मतलब है कि या तो ऊपर वो मतलब कि ऊपर में वो पहन ले कॉनकेव लेंस पहन ले और उनको नीचे पहनना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस। इनको दोनों ही पहनना पड़ेगा। अब पास को देखना है तो पास को देखने के लिए वो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कर लेंगे, दूर को देखना है तो कॉनकेव लेंस का वो यूज़ कर लेंगे। तो उनको इन दोनों में जो है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा यही, यानी इस तरह का उनको चश्मा पहनना पड़ेगा, इस तरह का इनको चश्मा पहनना पड़ेगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे ये सारा चीज़। तो यही आपका पूरा कहानी है 12वां क्वेश्चन का। देन समझ में आया, मज़ा आया। 13वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन कह रहा है एथेनॉल क्या है, यानी इथेनॉल जो है वो क्या है ये आपसे पूछा है, केमिस्ट्री का आ गया। इसका सामान्य सूत्र लिखना है, उदाहरण भी देना है, प्रयोगशाला में अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है
ये भी आपको बताना है। यानी व्हाट इज इथेनॉल, राइट इट्स जनरल फार्मूला, गिव एग्जांपल, हाउ इज अल्कोहल प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में अल्कोहल कैसे प्रिपेयर्ड होता है ये भी आपको बताना है। सो देखते हैं कैसे क्या है। सो एथेनॉल पढ़ लीजिएगा क्योंकि मुझे आपको पता ही है मेरा हिंदी, बट मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। एथेनॉल एल्कोहल श्रेणी का दूसरा सदस्य है और सभी अल्कोहल में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसका सामान्य सूत्र C2, यहाँ मैं लिख देता हूँ, C2H5OH। OH का मतलब होता है अल्कोहल, ठीक है। सो C2H5OH का मतलब हो गया इथेनॉल, ऑल का हो जाएगा मतलब अल्कोहल का ऑल, ऑल कोहल, अल्कोहल का ये ऑल जो है कहीं भी मिल जाए तो इसका मतलब होता है अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल है। जैसे इथेनॉल, इथेनॉल लास्ट में OL मिलेगा, OL मिलेगा यानी कि वो अल्कोहल का ग्रुप में है, ठीक है। सो अल्कोहल बनने की विधि, अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह ईंधन प्राप्त ऑक्सीजन होने पर केवल CO2 एवं जल उत्पन्न करता है। अंतः या ग्रंथतः सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सबसे अधिक सक्षम होता है। अंत के रस से सीरा यानी कि मोलेसेस बनाना जाता है। सीरा यानी कि जो सरका है के किरण से एनथॉल यानी वही इथेनॉल बनाया जाता है, ठीक है, जिसको अल्कोहल भी बोलते हैं। इथेनॉल मतलब क्या हो गया, अल्कोहल का ही ग्रुप हो गया। अब थोड़ा सा मैं अगर इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ले जाऊँ, थोड़ा सा पहले मैं इसका आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद चलूँगा इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे आपका ये यहाँ पे देखिए चीनी C12H22O11 जिसको कि सिरका बोलते हैं या फिर इसको हम शुगर भी बोलते हैं। ये आपका शुगर है, चीनी है, शुगर है। इसको वाटर के साथ मिलाकर, ठीक है, अब इसमें इंजाइम जो है कैटलिस्ट डालेंगे तो आपको यहाँ पे ग्लूकोज मिलेगा, एक और यहाँ पे आपको फ्रुक्टोज मिलेगा, ग्लूकोज का ही जैसा है फ्रुक्टोज मिल जाएगा। अब यहाँ से एक ग्लूकोज का यहाँ से उठाएंगे, फिर से एक इंजाइम डालेंगे तो आपको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल मिल जाएगा, यानी कि इथेनॉल एक तरह से मैं बोलूँ तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ पे आपको इथेनॉल मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको बाहर निकल गया। ये पूरा आपको यहाँ पे बना इथेनॉल का प्रोसेस लेबोरेटरी में। इस तरह से लैब में जो है वो इथेनॉल को तैयार किया जाता है, या फिर एक तरह से मैं बोलूँ तो अल्कोहल को तैयार किया जाता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इथेनॉल इज द सेकेंड मेंबर ऑफ द अल्कोहल क्लास एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल ऑफ द ऑल अल्कोहल्स। इट जनरल फार्मूला इज C2H5OH। मेथड ऑफ मेकिंग अल्कोहल पेट्रोल इज मिक्सड विथ अल्कोहल। पेट्रोल को अल्कोहल के साथ मिक्सड करके यूज किया जाता है क्लीन फ्यूल में। दिस फ्यूल ओनली प्रोड्यूस CO2। यह फ्यूल सिर्फ CO2 को प्रोड्यूस करता है। वाटर व्हेन देयर इनफ ऑक्सीजन, इसमें जो है काफ़ी सारे मात्रा में इनफ ऑक्सीजन मिलते हैं। शुगर कैन is the most capable converting sunlight into chemical energy. Molasses is made from the sugar cane juice. इथेनॉल जो है आपको यहाँ पे प्रिपेयर्ड हो जाता है और इसको हम लोग फर्मेंटेशन ऑफ सिरप भी कहते हैं। प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ सिरप, यहाँ पे मैं देख देता हूँ फर्मेंटेशन ऑफ सिरप, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा जो है ख़त्म हुआ, 13वां शायद 13 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट किया और 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 2 क्वेश्चन बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मज़ा आया ना। तो आपका इस तरह का क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ है। अब देखिए आपका किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में। उसी तरह से 12 का फिर हम लोग करेंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। सोचिए कितने साल का हम लोगों ने कंप्लीट किया। 11 से 20 तो आपका 10 साल हो गया और एक 11 साल का क्वेश्चन पेपर हम लोग करने वाले हैं। अब सोचिए 11 साल से वो बाहर देगा सब्जेक्टिव में? जी नहीं। तो जितना मैं करा रहा हूँ बस आप उसको करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, आपका काम हो जाएगा सब्जेक्टिव का, ठीक है। चलिए 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन देखेंगे। अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में कैप होने लगता है, क्यों? दूसरा है जब एड्रिनल हार्मोन रुधिर में मिल जाता है तो शरीर में क्या अनुक्रिया होता है।
यानी ड्यूरिंग एक्सेसिव एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से द प्लेयर्स बॉडी बिकम कैप्ड, जो प्लेयर्स का जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा जो है वो कैप्ड हो जाता है, थकने लगता है। वाई। एंड दूसरा है व्हेन द एड्रीनल हॉर्मोन्स इज मिक्सड विथ ब्लड, जैसे हम लोग एड्रीनल हॉर्मोन्स को ब्लड में मिला देंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा हमारे बॉडी के अंदर, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन। सो देख लेते हैं क्या है। पहला देखते हैं, अत्यधिक व्यायाम में से खिलाड़ी में मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब ज़्यादातर आप ज़्यादा दौड़ेंगे, फटाफट एकदम तेज़ से दौड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आप रुकते हैं तो जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, जिसको कि बोलते हैं कि हाफी छूट गया, हा हा करने लगते हैं ना। यानी ये आप सांस बहुत जल्दी जल्दी ले रहे हैं, अपने बॉडी के अंदर जितना आपने ऑक्सीजन बाहर निकाला है अब उतना ऑक्सीजन आपको अंदर चाहिए, आपने सारा ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया। तो वही है, अत्यधिक व्यायाम से खिलाड़ी में क्या होता है कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे ग्लूकोज के विघटन से प्राप्त प्रथम उत्पादक पायरुवेट 3 कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर एक लैक्टिक एसिड जो है, एक तरह से बोलूँ तो लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर उत्पन्न होने लगता है। और लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारे बॉडी को थकाने में काम करता है। हमारा बॉडी के अंदर जो है वो दर्द देने लगता है उस लैक्टिक एसिड के कारण। तो हमारा बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थकने लगता है, दर्द में मतलब कि दर्द देने लगता है उस लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है, ऑक्सीजन ना होने के कारण वो एसिड जो है वहाँ उत्पन्न होने लगता है। इसी लैक्टिक अम्ल का मांसपेशियों में एकत्रित होने के कारण अत्यधिक व्यायाम के बाद खिलाड़ियों की मांसपेशियों में क्रैम्प उत्पन्न होने लगती है, यानी कि दर्द उत्पन्न होने लगता है। बस यही आप वहाँ पे लिख सकते हैं। एंड देन दूसरा है, जब एड्रीनल जो है आपका है उसको जब ब्लड में आप मिक्स करेंगे तो क्या होगा। सो एड्रीनल को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, यह तो आपको पता है। जब कोई व्यक्ति भय या तनाव की स्थिति में होता है तब शरीर स्वयं एड्रीनल हार्मोन को बड़ी मात्रा में क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है, एक तरह से बोले तो उत्पन्न कर देता है। यानी कि अचानक से आप कहीं डर जाते हैं या फिर आप कहीं भय में होते हैं तो उस समय हमारे बॉडी के अंदर जो है अपने आप जो है एड्रीनल जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस हो जाता है, ताकि व्यक्ति आपातकालीन का सामना कर सके। यानी कि एक तरह से बोलूँ तो एड्रीनल जो हार्मोन है वो एक तरह से हम लोग के बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में काम करता है। ठीक है, इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। देखते हैं जब हम लोग डरते हैं तो हृदय का धड़कन धक 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 तेज करने लगता है, ताकि हमारी जो पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, यानी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिले और एक एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे अंदर आ जाए। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। इन अंगों की चोटी धमनियाँ, ठीक है, आसपास की पेशी सिकुड़ जाती हैं। यानी अच्छा हो ये मतलब कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो मांसपेशियाँ है वो काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा कठोर हो जाती हैं उस दौरान। ठीक है, देन की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देती हैं, यानी सारा जो एनर्जी हमारे कंकाल पेशियों में आ जाता है और हम थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं उस दौरान, डरने के दौरान। सो डायफ्राम तथा जो पसलियाँ की पेशी के संकुलच का सांस तेज चलने लगता है, यानी हमारा धड़कन तेज चलने लगता है। वही धड़कन के यानी कि हृदय के नीचे ही डायफ्राम होता है। ठीक है, इस ऐसा जो है दिखता है डायफ्राम, इस तरह से यहाँ हृदय होता है तो ठीक है। सो डायफ्राम का जो धड़कन है वो तेज होने लगता है। ये सभी अनुक्रिया मिलकर जंतु शरीर को विषम स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। यानी कि अगर ये हार्मोन अगर हमारे बॉडी के अंदर जो है जनरेट नहीं होगा तो हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए जो है वो आपको जो हार्मोन है वो हमारे बॉडी के अंदर उत्पन्न होना ज़रूरी है। एड्रीनल हार्मोन जो है हमारे बॉडी के अंदर उत्पन्न होना ज़रूरी है। बाकी उसके बाद ये सारा इंग्लिश में दिया हुआ है, आप पढ़ लेंगे। अगर जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे मैं आपको हिंदी में समझा दिया। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपका 14 क्वेश्चन, अच्छा 14 क्वेश्चन में अथवा करके भी आया हुआ था बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड में अथवा करके यानी 14वां में आपसे अथवा करके क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा हुआ था, या तो वो कीजिए या तो ये। इसमें क्या था कि मनुष्य में दोहरे रक्त संचरण की व्याख्या कीजिए तथा इसके महत्व को प्रकाश डालिए। यानी एक्सप्लेन कीजिए डबल ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड थ्रू लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस, यानी इसके लाइट पर, इसके इम्पोर्टेंस पर जो है वो प्रकाश डालिए। सो क्या है इसको देख लेते हैं। मनुष्य में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है।
ये भी आप याद रखिएगा। मनुष्य में जो रक्त है वो हृदय से 2 बार गुजरती है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं, इसलिए हम इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। व्याख्या क्या है? शरीरों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है। हृदय उसे शुद्ध होने के लिए अलग मार्ग से फुफ्फुस में भेज देता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाता है। यहाँ क्या होता है कि जो गंदा ब्लड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है। और जो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है तो उस दौरान ऑक्सीजन जो है वो उस ब्लड में आके मिल जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आ जाता है। इस तरह से फिर जब ऑक्सीजन अब उस रक्त में आया तो फिर हृदय में आएगा वो रक्त, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निकल के अब उसमें ऑक्सीजन आया तो फिर से वो रक्त आएगा हृदय में, जिसे शरीर के अंगों में पहुंचाने के लिए पंप कर दिया जाता है, जिसको कि हम लोग शरीर के हृदय में पहुंचाने के लिए पंप कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन आ गया, वो ऑक्सीजन सारे शरीर में जो है उस ब्लड को लेके जाएगा। अब इसका महत्व देख लेते हैं। महत्व क्या है? महत्व ये है, हमारा हृदय बाएं और दाएं भागों में बांटा होता है। इस विभाजन से मनुष्य तथा पक्षी को बहुत लाभ होता है। इससे जो दक्षतापूर्वक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है, यानी पूरी तरह से ऑक्सीजन हमें मिल जाती है 2 हृदय के कारण। ठीक है। पक्षियों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर के ताप विनिमय के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। बाकी उसका हिंदी से इंग्लिश मीनिंग यहाँ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट। मैंने इंग्लिश में इसलिए लाया था ताकि हिंदी और इंग्लिश, अगर इंग्लिश के भी स्टूडेंट है तो उनको भी कोई हानि ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश का भी ला दिया था। ठीक है। लेकिन उससे पहले यार मैं बार बार आपको याद दिला देता हूँ, बार बार मैं आपको जो है याद दिलाऊँगा क्या कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के बेहतरीन वीडियो, इस तरह के बेहतरीन क्लास को देखने के लिए। ठीक है। बाकी अब हम लोग अपना 2011 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, और लास्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। एसआई यूनिट पूछा है किसका भाई, देख लेते हैं। एसआई मात्रक, ओहो ये क्या हो गया, एसआई मात्रक के साथ विद्युत धारा, यानी कि एसआई यूनिट बताइए, करंट अफेयर्स का डिफाइन कीजिए और एसआई यूनिट भी बताइए। करंट का डिफाइन करके एसआई यूनिट भी आपसे पूछा है करंट का। और प्रतिरोध को परिभाषा करे, रेजिस्टेंस के बारे में भी क्या पूछा है, और इससे संबंधित नियम भी व्याख्या कीजिए, यानी कि करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, इन सब का डिफिनेशन पूछा है, और इसका यूनिट, और इस्टेब्लिश देयर रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ देयर लॉ, ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा है। चलिए इसका आंसर अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ गए होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले विद्युत को देख लेते हैं, विद्युत धारा यानी करंट को। किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, सब लोग जानते हैं। इसे एमी मीटर से नापा जाता है, जिसको कि एम मीटर बोलते हैं। एम मीटर से जो है हम लोग इसको नापते हैं। ठीक है। एम मीटर, AMM, एम मीटर से। ये आपका है विद्युत धारा यानी कि करंट। दूसरा है विभवांतर। विभवांतर का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या है, इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र की किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतरण कहते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। ठीक है। एंड प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, तो रेजिस्टेंस देख लेंगे, चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है भाइयों, ओम होता है, ओम। ठीक है। चलिए यहाँ पे इसका इंग्लिश मीनिंग दिया है, आप इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो बस यहीं तक। बाकी सीबीएसई अगर देख रहे हैं बच्चे तो यार याद रखेंगे, आपका संस्कृत का फुल चल रहा है क्लास, और बिहार बोर्ड वाले भी बच्चों का संस्कृत आएगा, घबराइए मत। इसी तरह से पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा प्रैक्टिस किया जाएगा संस्कृत का।
सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर सब डाल चुका है, आप जाके देख सकते हैं इस चैनल पे। ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, केमिस्ट्री का सब चीज़ मिल रहा है आपको। तो ये रहा आपका बिहार बोर्ड का सबसे पहला क्लास विज्ञान का, धूम मचाते हुए 2011 का पूरा फुल पेपर हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है, 1.5 घंटा में। आपको कैसा लगा आप हमें बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बेहतरीन क्लास देने के लिए आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। बाय बाय फ्रेंड।